स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन का लेक्चर नंबर 8। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स, यानी हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है उनके ऊपर जितने भी एग्जांपल्स है वो सब हम लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। चालू करते हैं एग्जांपल 6.1। इसमें पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने ऑल द 8 आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br, यानी C5H11Br के आठों 8 स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने हैं। फिर बोला नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, यानी IUPAC नाम भी देना है सबको। एंड देन क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वाओ, मतलब पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, फिर IUPAC नेम भी देना है और उसके बाद बताना भी है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। हम सबसे पहले वो 8 वाट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अब बाद में IUPAC नेम देंगे और बाद में आके आराम से बता देंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है जिसे आप 8 स्ट्रक्चर बहुत ही स्मूथली लाइन बाय लाइन बना सकते हो बिना किसी तकलीफ के। और वो ट्रिक क्या है वो देखिए। सबसे पहले आपको पहचाना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। देखो, हाइड्रोजन छोड़ दो, Br भी छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ कार्बन कितने हैं। तो 5 कार्बन है। तो काम करो, आंसर में सबसे पहले 5 कार्बन लाइन से लिख दो, यानी यहां पर आएगा कार्बन 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 और कार्बन। देखिए कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। और यहां पर लगा दो Br, यानी पहले कार्बन पे Br, और बाकी जितने भी बीच में जगह बची है वहां पर भर दो हाइड्रोजन। अब यहां पर आएगा CH3। क्यों CH3 आएगा? क्योंकि ऑफकोर्स इसके 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड वो आगे बनाएगा और 3 हाइड्रोजन खुद के पास। यहां पर CH2 आएगा, यहां पर CH2 आएगा, यहां पर CH2, और यहां पर ऑलरेडी बॉन्ड बना दिया इसलिए क्या आएगा CH2। देखिए इसमें 11 हाइड्रोजन है, यानी पहले आपको सारे कार्बन बना देने, फिर आपको Br बनाना है, तो लास्ट में आपको पुट करना है हाइड्रोजन। और गिन लेना कि हाइड्रोजन के 11 हो रहे तो वो राइट है। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर, जहां पर कार्बन, जो पहला कार्बन है उसके पास हमारा हेलोजन है। अब एक काम करो, सेम 1 2 3 4 और 5 कार्बन बनाओ, लेकिन इस बार पहले पे Br नहीं, इस बार दूसरे पे Br लगाओ, यानी Br लगेगा यहां पर, सेकंड पे Br लगेगा। पिछले वाले स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे Br था, इस वाले स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पे आपको Br लगाना है। और बाकी क्या बचे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए याद रखो कि पहले कार्बन और आखिरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आते हैं। पहले और आखिरी पे कितना आते हैं? 3 हाइड्रोजन। बीच में आता है CH2, बीच में आता है CH2, और अगर कहीं ब्रांच आ गई तो वहां सिर्फ H आएगा, यानी एंड पे जो एंड पॉइंट्स है वहां पर 3 हाइड्रोजन, बीच में कितना आएंगे? 2 हाइड्रोजन, और जहां पर ब्रांच है वहां पर 1 हाइड्रोजन। तो बन गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो पैटर्न है वो तो सेम ही है, कि हम क्या करेंगे, पहले 5 कार्बन लाइन से बना देंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले जो कंपाउंड था उसमें हमने पहले कार्बन पे Br लगाया था, फिर दूसरे कार्बन पे Br लगाया। अब क्या करेंगे, तीसरे कार्बन पे Br लगाएंगे, यानी ये आ गया तीसरे कार्बन पे Br। अब आएगा हाइड्रोजन। तो जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, जो लास्ट के एंड कार्बन हैं, उनके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, यानी यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। बीच में कितना आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। बीच में कितना आएंगे? 2 हाइड्रोजन, और जिसके पास ब्रांच है उसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन और तीसरे पे Br है। फिर से हमारी मेथड है वो आगे फॉलो करते हैं, यानी 1 2 3 4 और 5।
अब पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने पहले कार्बन पे बी आर लगाया, फिर दूसरे कार्बन पे बी आर लगाया, फिर तीसरे कार्बन पे बी आर लगाया। अब हम क्या करेंगे, चौथे कार्बन पे बी आर लगाएंगे। ये आ गया चौथे कार्बन पे बी आर। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो ये सेम हो गया, क्योंकि यहां पर भी अगर लेफ्ट साइड से देखो तो 1 2 3 4 चौथे पे बी आर हो गया ना। वैसे चौथा है भी नहीं, उस साइड से काउंट होगा, दूसरा बी आर है। तो यहां पर भी देखो सेकंड पे बी आर है, तो यहां पर आप नहीं पुट नहीं कर सकते, यहां पर बी आर, यहां पर आप बी आर पुट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो 5 कार्बन लाइन से लिखे वो फेल हो गया। तो आपको यहां पर 5 कार्बन लाइन से लिखने ही नहीं है, आपको यहां पर सिर्फ 4 कार्बन लाइन से लिखने हैं, सिर्फ 4 कार्बन। और जो पांचवा कार्बन है ना उसको डाल दो ब्रांच में। 4 कार्बन लिखो लाइन से, और पांचवा जो कार्बन है उसे ब्रांच में डाल दो, तो ये आ गया पांचवा कार्बन ब्रांच में। और फिर से स्टार्ट करो ऊपर वाली मेथड, पहले बी आर डालो पहले कार्बन पे, फिर बी आर आएगा दूसरे कार्बन पे, फिर आएगा तीसरे पे, फिर आएगा चौथे पे। तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट करो कि बी आर कहाँ आ गया, पहले कार्बन पे आ गया। वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जैसे ऊपर वाले में क्या ना 5 कार्बन लाइन पे, फिर पहले पे बी आर, यहाँ पर 4 कार्बन लाइन से और पहले पे बी आर, क्योंकि पांचवा कार्बन तो ब्रांच बन के आ गया। अब पुट करेंगे हाइड्रोजन, जितने भी एंड पॉइंट्स है वहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर CH2, देखिए एंड पॉइंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप आ गया जिसकी वजह से CH2 होगा, ना कि CH3। ये ब्रांच वाला है तो इसके पास आएगा सिर्फ CH। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेम हम 4 कार्बन लाइन से ही लेके चलेंगे। जैसे ये वाले कंपाउंड से स्टार्ट हुआ ना कि 4 कार्बन लाइन से, तो आगे भी हम 4 कार्बन लाइन से ही लिखेंगे। तो ये 1 2 3 और 4, हमने क्या 4 कार्बन लाइन से लिखे। उसमें एक कार्बन याद है ब्रांच में चला गया था, एक बार बी आर आ गया फर्स्ट पे, तो एक बार बी आर कहाँ आएगा, सेकंड पे। एक बार बी आर आ गया था फर्स्ट कार्बन पे ना, अब जो बी आर है वो कहाँ आ गया, सेकंड कार्बन पे आ गया। और बाकी भरो हाइड्रोजन, तो जो एंड पॉइंट्स है वहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, और जहां पर ब्रांच है वहां तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, और याद है एक कार्बन यहाँ पर ब्रांच में था। अब यहाँ पर एक पे बी आर आ गया, दूसरे पे बी आर आ गया, अब कहाँ आएगा, तीसरे पे बी आर आएगा। एक बार बी आर याद है फर्स्ट पे आ चुका है, एक बार बी आर याद है सेकंड पे आ चुका है, अब बी आर कहां पर आएगा, थर्ड पे आएगा। चलिए हाइड्रोजन बढ़ते हैं, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH3 आएगा, ये बीच में है तो यहाँ पर CH2 आएगा। देखिए अब बोलो कि यहाँ पर 2 ब्रांच आ गई, तो 2 ब्रांच है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। देखिए सिंगल ब्रांच है तो एक हाइड्रोजन आएगा, लेकिन डबल ब्रांच है तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब इसमें जो आंसर है उसमें कैसा रहेगा कि हमने 4 कार्बन लाइन से लिए, तो दोबारा हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन लाइन से, और याद है एक ब्रांच यहां पर थी तो वो भी लगा देते। अब पहले पे बी आर आ चुका है, दूसरे पे बी आर आ चुका है, तीसरे पे बी आर आ चुका है, तो बी आर कहां पे आएगा, ऑफकोर्स चौथे कार्बन पे आएगा, तो लगा देते चौथे कार्बन पे बी आर। अब हाइड्रोजन पुट करते हैं, तो ऑफकोर्स यहां पर CH3 आएगा क्योंकि वो एंड पॉइंट है, यहां पर भी CH3 आएगा, यहां पर CH2 आएगा, यहां पर भी CH2 आएगा, और बीच में क्या आएगा, CH। तो यहां पर जितनी भी पॉसिबिलिटी थी कि पहले पे बी आर, दूसरे पे बी आर, तीसरे पे बी आर और चौथे पे बी आर, सारी पूरी हो गई। तो अब अपने जो 4 कार्बन लाइन से लिए, अब उसकी जगह आपको सिर्फ 3 कार्बन लाइन से लेने। अब आपको सिर्फ 3 कार्बन क्या लेने हैं, लाइन से लेने हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 कार्बन लाइन से, और जो 2 कार्बन बचे वो दोनों के दोनों कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे, यानी एक कार्बन यहां ब्रांच में और एक कार्बन यहां ब्रांच में, दोनों कार्बन कहां आ गए, ब्रांच में आ गए। अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो इसके आजू बाजू है ना सिर्फ एक ही तरह की पॉसिबिलिटी बची है कि बी आर आप यहां लगा सकते हो, या तो बी आर आप यहां लगा सकते हो, या तो यहां भी लगा सकते हो, या तो यहां लगा सकते हो। मतलब इन सब में से आप किसी एक जगह ही बी आर लगा सकते हो, मतलब सब पे एक एक बार नहीं लगा सकते। आप क्या कर सकते हो, किसी एक कार्बन पे बी आर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें पॉसिबिलिटी की,
तो वो सारी पॉसिबिलिटी सेम हो जाती है, क्योंकि ये जो कार्बन है सेंटर पे और इसके आजू बाजू चारों कार्बन है, जिसकी वजह से आप यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन को यूज कर सकते हो। तो यहां पर इस पे क्या आ गया, बी आर आ गया, और बाकी यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, और यहां पर 3 हाइड्रोजन। अब बीच वाले कार्बन पे 2 ब्रांच है, तो वहां पर एक भी हाइड्रोजन आएगा नहीं। अब चाहो तो यहाँ पर अलग अलग जगह बी आर पुट करके देख सकते हो। अब चेक कीजिए, एक बार यहाँ पुट करके, एक बार यहाँ पुट करके, एक बार यहाँ पुट करके, तो आपको स्ट्रक्चर सेम ही दिखेगा, जिसकी वजह से इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। इसमें ये नहीं कर सकते हम लोग कि एक बार पहले पे बी आर, एक बार दूसरे पे बी आर। पहली बात तो दूसरे पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और तीसरे पे कैसे आएगा, मतलब यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, जैसे यहाँ पर तो इसके तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए ना, तो इस पे तो बी आर आ ही नहीं सकता, इस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया नहीं, यहाँ पर आ गया, एक ही बात है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ये जो कंपाउंड है वो पॉसिबल है। अब याद है इन्होंने बोला था कि 8 स्ट्रक्चर है, तो चलिए गिनते हैं कि 8 स्ट्रक्चर हुए कि नहीं हुए हमारे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, परफेक्ट 8 स्ट्रक्चर बने। हाँ, ज्यादा खुश मत हो, ये खाली 8 स्ट्रक्चर बने। अभी आईयूपीएसी नेम लिखना बाकी है, अभी सबके आईयूपीएसी नेम भी लिखने हैं। तो नंबरिंग करते हैं और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अब इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। अब पूछना मत कैसे, आपको जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको फीलिंग आ जाएगी कि कहां से नंबरिंग करनी है। देखिए, नंबरिंग ऐसी चीज है जो आपको फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ यहाँ से होगी, नहीं यहाँ से नहीं होगी, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये आपको अंदर से इंटरनल फीलिंग्स आएगी। चलिए इसका नाम निकालते हैं। पहले पे बी आर है, यानी 1 ब्रोमो आएगा, तो ये आ गया 1 ब्रोमो। 5 कार्बन यानी पेंटेन, 5 कार्बन यानी पेंटेन। नेक्स्ट नंबरिंग कीजिए। अब सोचिए कहां से नंबरिंग होगी, तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर सेकंड पे भी आ रहा है, यानी आएगा 2 ब्रोमो और 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन। नेक्स्ट में नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर तीसरे पे भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो और 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन। नेक्स्ट 4 कार्बन लाइन से देखिए, अभी जो हम ऊपर कर रहे थे उसमें 5 कार्बन लाइन से थे, अब क्या है सिर्फ 4 कार्बन लाइन से। तो यहां पर 1 2 3 और 4। अब यहां पर दो दो ब्रांच है, यानी पहले पे बी आर है और तीसरे पे मिथाइल भी है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, आप सोचो, क्या पहले 1 ब्रोमो लिखेंगे कि 3 मिथाइल लिखेंगे? सोचिए एक बार, 1 ब्रोमो आएगा कि 3 मिथाइल आएगा? तो ऑफकोर्स 1 ब्रोमो आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहां पर लिखना है ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है, तो आपको लिखना है पहले 1 ब्रोमो, यहां लिखना है 1 ब्रोमो, फिर लिखना है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है, इसलिए क्या आएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट यह 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो, इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो। क्या 3 मिथाइल है? हाँ, 3 मिथाइल है। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में क्या आएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड उसमें करो, तो इसमें यहां नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब यहां पर 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल है। देखिए यहां पर 2 पे क्या है ब्रोमो, और 2 पे क्या है मिथाइल, और कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है, तो क्या आएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें देखो एक बार कहां से नंबरिंग होगी, यहां से होगी 1 2 3 4। ये क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है। देखिए 1 पे क्या है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या है मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, यानी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड में इसको 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और ये 3 आएगा।
तो यहां पर लिखोगे 1 ब्रोमो, ये पहले क्या आएगा 1 ब्रोमो, फिर आएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, क्योंकि सेकंड पे 2 मिथाइल है और लाइन से 3 कार्बन है, यानी क्या आएगा प्रोपेन, क्या आएगा प्रोपेन। चलिए, तो यहां पर हमारे IUPAC नेम भी हो गए। ठीक है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी काम बाकी है, क्योंकि अभी हमें जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, वो भी लिखना है। अब वो कैसे पहचानते हैं? देखिए, आपको यहां पर हेलोजन वाला कार्बन दिखना है। हेलोजन वाला कार्बन यानी, चलो आपके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये ग्रीन कार्बन। हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर वो 1 से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है, वो 2 से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शरी है। तो ये पहला वाला प्राइमरी हुआ, ये पहला वाला क्या हुआ प्राइमरी हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रीन कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए, इसमें देखिए ये क्या होगा, फिर इसके लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हुआ। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या होगा फिर बताइए, ये होगा सेकेंडरी। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है, आगे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाले कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? पता ना कौन सा कार्बन देखते हैं, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन देखते हैं। तो ये जो ग्रीन कार्बन है उसके लेफ्ट में भी कार्बन है और राइट में भी कार्बन है, तो ये भी क्या हुआ सेकेंडरी हुआ। चलिए, नेक्स्ट का पता लगाइए, ये कौन सा कार्बन है? देखिए, इसके लेफ्ट में कार्बन है, राइट में कार्बन है और नीचे भी एक कार्बन है जस्ट जुड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ टर्शरी हुआ। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यानी ये वाला कार्बन देखेंगे, तो ये जुड़ा हुआ 1 कार्बन से, तो ये क्या हुआ प्राइमरी हुआ। इसके नीचे वाला कार्बन देखो, यानी ये वाला कार्बन देखो, तो ये जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से। देखिए, ये वाला कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रीन कार्बन की, तो वो तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ये भी क्या होगा प्राइमरी। तो बस यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल 6.2 करते हैं। 6.2 में पूछा है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके IUPAC नेम लिखने हैं। कितने कंपाउंड है? 6 कंपाउंड है। तो बारी बारी देखते हैं सबके IUPAC नेम। तो पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि क्या है इसका IUPAC नेम। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया वो काफी अजीब है, पता नहीं कुछ ऐसे आर्डेटेड लाइन दिए हुए, इसका हमको IUPAC निकालना है। सोचो, अब कोई तो स्टूडेंट देख के डर जाएगा ये है क्या। अब यहां पर हम सबसे पहले जो जनरल मेथड है वो फॉलो करेंगे, और IUPAC मेथड क्या बोलती है कि सबसे पहले नंबरिंग करो। अब यहां पर आपको बता दूं मैं कि जो बीच में डॉट है, डॉट जो बीच में डॉट है, ये सब है ना कार्बन है। क्या है? कार्बन। देखो, पहले तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सी चीज यहां पर क्या रिप्रेजेंट करती है। यहां पर जो कार्बन है, कार्बन उसके डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीच में जितने भी डॉट है ना वो कार्बन है। पहले तो ये बात क्लियर कर दो, बीच में जितने भी ये पॉइंट आ रहे हैं वो सब क्या है कार्बन है। चलिए नंबरिंग करें, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबरिंग से। अब आप नंबरिंग कौन से कार्बन से करोगे? चलिए एक काम करते हैं, ऊपर से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं एक बार, कि मान लो इसको नंबर 1 बोल दिया, मान लीजिए इसको नंबर 2 बोल दिया, इसको नंबर 3 बोल दिया, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। तो कौन सी चीज कहां पर आ रही मुझे बताओ। चलो, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और फोर्थ पे BR आ रहा है, तो यहां पर सेकंड पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, सेकंड पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, और फोर्थ पे क्या आ रहा है BR आ रहा है। सपोज करो आप ये नंबरिंग ना करो, सपोज करो नंबरिंग ना करो और आप उल्टी नंबरिंग करो, या इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और नंबर 5, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, उसमें चेंज हो गया ना। अब सेकंड पे BR आ रहा है, अब क्या आ रहा है सेकंड पे BR आ रहा है और थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब कहां पर आ रहा है 1 2 3 यानी थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो कंपटीशन है क्या वो टाई हो गया। हाँ, वो टाई हो गया। कैसे पता चलेगा? देखिए, यहां पर
सीधी नंबरिंग करने पे सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और उल्टी नंबरिंग करने पे सेकंड पे Br आ रहा है। तो सेकंड पोजीशन किसको दी जाए? क्या वो डबल बॉन्ड को दी जाए कि हेलोजन को दी जाए? अब आपको याद रखना है प्रायोरिटी रूल, किसकी इज्जत ज्यादा है। देखो, प्रायोरिटी रूल आपको तब लगाना है जब आपका कंपटीशन टाई हो जाए, मैच ना हो बल्कि टाई हो जाए। क्या यहाँ पर टाई हो गया? हाँ। अगर आप सीधी तरह से करो तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उल्टी तरफ से करो तो सेकंड पे Br आ रहा है। तो याद रखिए, डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होती है हेलोजन से। डबल बॉन्ड की ज्यादा इज्जत होती है हेलोजन से, ये बात लिख लीजिए। हेलोजन की इज्जत कम होती है डबल बॉन्ड से, यानी डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा होती है हेलोजन से। देखिए, आपको तब करना है जब कंपटीशन टाई हो जाए, तो आपको वहां से नंबरिंग करनी है जहां पर डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है, यानी आपको नंबरिंग यहां से करनी है 1 2 3 4 और 5। अब उस केस में ध्यान से देखें तो चौथे पे Br आ रहा है, फोर्थ पे क्या आ रहा है? Br। क्योंकि अगर नंबरिंग हमने ऐसे की है कि इसको 4 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, तो यहां लिख देना आपको 4 ब्रोमो। क्या लिख देना है? 4 ब्रोमो। चलिए, तो आंसर लिख रहे तो अच्छे से लिखते हैं। आंसर क्या आएगा? 4 ब्रोमो। अब टोटल कितने कार्बन? तो 5 कार्बन है, तो यहाँ आएगा पेंट। 5 कार्बन क्या आएगा? पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है, तो आएगा 2 इन। सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो 2 इन, यानी 4 ब्रोमो, यानी ये 4 ब्रोमो पेंट, यानी 5 कार्बन, और सेकंड पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, यानी 2 इन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब आप ट्राई कीजिए इसमें नंबरिंग कैसे होगी। चलिए एक बार मैं नंबरिंग करके देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या बराबर है? नहीं, बल्कि उल्टा में अगर यहां से नंबरिंग करता, यहां से, इस पॉइंट से, तो यहां इसको नंबर 1 मिलता और डबल बॉन्ड जल्दी आ जाता। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से, ऊपर से करूंगा, यानी यहां पर इस कार्बन को मिलेगा नंबर 1 ताकि डबल बॉन्ड जल्दी आए। ये 2, ये 3 और ये 4। तो उस केस में कौन कहां पर आ रहा है? देखिए एक बार, कौन कहां पर आ रहा है? क्या फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ रहा है? हाँ, आ रहा है। और थर्ड पे भी आ रहा है, तो राइट है, क्योंकि डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है उस तरफ से। तो यहां पर 3 पे आ रहा है मिथाइल के Br, 3 पे आ रहा है Br, और 2 पे आ रहा है मिथाइल। 3 पे आ रहा है Br और 2 पे आ रहा है मिथाइल। अब पहले किसको लिखोगे? क्या पहले 2 मिथाइल आएगा कि 3 ब्रोमो आएगा? सोचिए क्या आएगा पहले। तो यहां पर आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 में ब्रोमो तो बी लिख दीजिए, मिथाइल का एम लिख दीजिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसका जो नाम है वैसा आएगा कि 3 ब्रोमो। क्या है? 3 ब्रोमो और 2 पे मिथाइल। 3 ब्रोमो और 2 पे क्या है? मिथाइल। अब कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 है, 4 यानी ब्यूट है, और पहले पे डबल बॉन्ड यानी 1 इन। नेक्स्ट, इसमें नंबरिंग कीजिए एक बार। चलिए एक बार ऊपर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ बराबर है, क्योंकि सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां से करोगे तो बाप रे, 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड आएगा, तो नंबरिंग कहां से होगी? ऊपर से होगी, यानी यहां पर डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड पे। मिथाइल कहां पर है? थर्ड पे। और ब्रोमो कहां पर है? 4 पे। तो इसका नाम क्या होगा? सोचिए। तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। लाइन से कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट। और डबल बॉन्ड किस पे? तो सेकंड पे, तो आएगा 2 इन, 2 इन। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सोचिए इसमें कहां से नंबरिंग होगी? ये 1, ये 2, मान लीजिए कि अगर मैं उसको नंबर देता हूं, उसको 1, इसको 2, ये 3 और ये 4, तो यहां पर सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और फोर्थ पे क्या आ रहा है? Br। अब यहां पर एक गड़बड़ है,
अब गड़बड़ क्या है देखिए, यहां पर सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, सेकंड पे डबल बॉन्ड, और फोर्थ पे बी आ रहा है। वहीं अगर आप इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 बोलते हैं, तो उस केस में आपका हेलोजन पहले पे आता है। देखिए 2 पे डबल बॉन्ड जरूर आ रहा है, लेकिन अगर आप उल्टी नंबरिंग करते तो पहले पे ही बी आर आ जाता। तो आपको नंबरिंग बी आर से स्टार्ट करनी है, आपको यहां पर नंबरिंग बी आर से स्टार्ट करनी है। यानी यहां पर आएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्योंकि ऐसे अगर देखो तो डबल बॉन्ड को तो नंबर 2 वैसे ही मिल रहा है ना। अगर आप यहां से ऊपर से भी नंबरिंग करते अगर ये 1 और ये 2, तो वैसे भी डबल बॉन्ड तो 2 को 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड तो वैसे भी। लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बी आर कहां पर आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। अब वो ना करके जो ग्रीन नंबरिंग की है, अगर वो करो आप, जो मैंने ग्रीन नंबरिंग की है, अगर आप वो करो तो इसमें दोनों का फायदा है कि बी आर भी पहले पे आ गया, और डबल बॉन्ड तो कहाँ आने वाला था, वो तो वैसे भी सेकंड पे आने वाला था। तो उस केस में जो नंबरिंग है वो लॉजिकली आपको बी आर से स्टार्ट करनी है। यानी यहां पर एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसका नाम सोचो क्या होगा। यहां पर पहले पे बी आर है, हाँ पहले पे क्या है, बी आर है। 2 पे मिथाइल है, हाँ 2 पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आएगा, और सेकंड पे डबल बॉन्ड तो 2 ही इन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब यहां पर आप सोचिए नंबरिंग कहां से होगी। अब ये 1, 2, 3 और 4, नहीं नहीं नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। वहीं पर अगर मैं यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 1, 2, तो यहां पे भी तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और बी आर का भी फायदा है कि वो भी नंबर 1 पे आ जाएगा। तो यहां पर नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से। यानी एक तरह से आप देखें तो आपको नंबरिंग दोनों तरफ से करके देखनी ही पड़ेगी, और दोनों में से जो आपको ज्यादा राइट लगे वो आपका करेक्ट नंबरिंग है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस केस में पहले पे बी आर आ रहा है और मिथाइल तो है ही नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आएगा, और सेकंड में डबल बॉन्ड है तो 2 इन। चलिए ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन एक बार। अब यहां पर मान लो इसको बोल देता हूं नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। हाँ ये लॉजिकल राइट है, क्योंकि अगर आप इस कार्बन को नंबर 1 बोलो अगर बाई चांस, और इसको नंबर 2 बोलो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पे आ जाएगा। ये तो बेइज्जती हुई इसकी, क्योंकि पहले तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा था, यहाँ देखिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड तो फर्स्ट पे आ रहा है। यानी ग्रीन नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, और ये रेड नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। तो आपको जो डबल बॉन्ड सेकंड पे क्यों आएगा, वो तो अपने आपको फर्स्ट पे आने का ट्राई करेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो उस केस में कौन कहां पर आ रहा है देखिए, 2 पे आ रहा है मिथाइल और 3 पे आ रहा है ब्रोमो, तो यहां पर आएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 पे आ रहा है मिथाइल, यानी 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम सीधा प्रोपिन लिख देते हैं। देखिए 3 कार्बन के लिए हम प्रोपिन नहीं लिखते, नहीं आप लिख भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके लिए हम डायरेक्ट हम लोग प्रोपिन लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 6.3। उसमें मैं पूछा है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरोस्ट्रक्चरल आइसोमर्स expected to be formed on free radical monochlorination of this compound। यानी हमें इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करना है, और इससे बनने वाले जितने भी आइसोमर्स है उनके स्ट्रक्चर बनाने। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम ओपन कर देते हैं। ये होगा CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अब कितने आइसोमर बनेंगे वो डिपेंड करता है यहां पर कितने तरह के कार्बन है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पर कितने कार्बन है, मैं पूछ रहा हूं यहां पर कितने तरह के कार्बन है। तो कितने तरह के कार्बन है पहले ये पता लगाते हैं। अब यहां पर ये दोनों एक ही तरह के कार्बन होंगे, क्योंकि दोनों मिथाइल जुड़े हुए
एक ही कार्बन से, दोनों मिथाइल जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन से, तो दोनों एक ही तरह के कार्बन है, यानी CH3 दोनों एक ही तरह के कार्बन है। फ्री बी, ये C और ये D। अब यहां पर A B C D 4 अलग अलग तरह के कार्बन है। जैसे A अलग क्यों है पता है? क्योंकि ये जो A टाइप का कार्बन है जिसमें 2 कार्बन है, ये दोनों जाके एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के सेम टाइप हुए, यानी वो A हुआ, फिर B C और बाद में D। अब जैसे कि इसमें 4 अलग अलग तरह के कार्बन है, तो इसके आइसोमर भी 4 बनेंगे। और कौन से आइसोमर बनाने हैं? हमें मोनोक्लोरिनेशन से बनने वाले आइसोमर बनाने। मोनो यानी एक, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन, यानी हमें यहां पर एक क्लोरीन ऐड करना है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते सर यहां पर ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, कैसे एक क्लोरीन ऐड करें? तो यहां पर एक ट्रिक है। आप एक काम कीजिए, जो आपके पास कंपाउंड है शांति से पहले उसे लिख दीजिए। तो ये CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड में चलते हैं पहले A कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन पे फोकस करो। अब ये जो कार्बन है A, उसके पास 3 हाइड्रोजन है। एक काम करो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये बन जाएगा CH2, और वहां लगा दो एक Cl, तो ये बन गया मोनोक्लोरो कंपाउंड। अब एक काम करो, सेम दोबारा सेम स्ट्रक्चर लिखो, तो CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH3। अब एक काम करो, इस बार B में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह एक Cl लगा दो, यानी हाइड्रोजन निकालना है और Cl लगाना है। नेक्स्ट फिर से CH3 CH, नीचे फिर से CH3 और CH2 CH3। इस बार जो C वाला कार्बन है, यानी A B C D 4 कार्बन थे, अब जो C वाला कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह एक Cl लगा दो, तो ये भी बन गया मोनोक्लोरो कंपाउंड। फिर से सेम कंपाउंड लिखो, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब एक काम कीजिए, जो D वाला यानी जो D टाइप का कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, तो जो CH3 है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा CH2 और वहां लगा दो एक Cl, तो ये बन गया मोनोक्लोरो कंपाउंड। यानी शॉर्ट में ऐसा है कि पहले A जो टाइप का कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और Cl लगा दो, फिर जो B टाइप का कार्बन था उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और Cl लगा दो, फिर जो C टाइप का कार्बन था उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और Cl लगा दो। अब बाद में जो D टाइप का कार्बन था सेम, उसमें भी हाइड्रोजन निकालो और Cl लगा दो, और यहां हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 6.4। उसमें पूछा है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी आधी रिएक्शन दी है, आधी हमको खुद करनी है, यानी इनकम्प्लीट रिएक्शन दी है जिसे हमें कंप्लीट करना है। अब ये जो रिएक्शन है ये ऑन द टॉपिक मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के ऊपर आई है। यहां पर लगेगा मार्कोनिकोव या तो एंटी मार्कोनिकोव। अब ये कैसे पता चला? ये पता चला है कि इसके अंदर पहली बात तो अल्कीन यूज किया है। क्या यूज किया है? अल्कीन, और उसके अंदर डाला है हाइड्रोजन हैलाइड। अब अल्कीन के अंदर अब हाइड्रोजन हैलाइड डालोगे तो वही होगा मार्कोनिकोव या तो एंटी मार्कोनिकोव होगा, क्योंकि जो अल्कीन है वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल यानी डबल बॉन्ड के आइदर साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहां पर लगाएंगे मार्कोनिकोव या तो एंटी मार्कोनिकोव। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, एक बात तो कॉमन है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बात तो कॉमन है। तो हम काम करते हैं, पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम सेम टू सेम बना देते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे क्या करते हैं? सेम टू सेम बना देते हैं।
तो ये हमारा सेम टू सेम स्ट्रक्चर रेडी, जो क्वेश्चन में था वो स्ट्रक्चर रेडी। तो चलिए हमने क्या डिस्कस किया था कि चाहे मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, एक स्टेप कॉमन है। कौन सा स्टेप? कि डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये चलो डबल बॉन्ड था, वो बन गया सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच टूटा है आपको उस पर फोकस करना है, एक ये और एक ये। अब आप बताइए मार्कोनिकोव लगेगा कि एंटी मार्कोनिकोव? सोचिए। तो यहां लगेगा मार्कोनिकोव। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर हमने पेरोक्साइड यूज नहीं किया। अगर आप यहां पर पेरोक्साइड यूज करते तो एंटी मार्कोव आता, लेकिन आपने पेरोक्साइड यूज किया नहीं है, तो यहां पर मार्कोनिकोव रूल आएगा। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। अब यहां पर एक लेफ्ट में कार्बन है, एक राइट में कार्बन है। लेफ्ट में एक हाइड्रोजन है और राइट में विजिबल जो हो रहा है दो हाइड्रोजन है। अब किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? तो ऑफकोर्स राइट कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो नया हाइड्रोजन है, यानी ये वाला हाइड्रोजन है, वो चला जाएगा इसके पास, और जो बी आर है वो वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये होता है मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या उसमें भी हम सेम टू सेम लिख दे पहले, यानी CH3 CH2 CH, यहां पर बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और बाद में CH2। एक स्टेप तो कॉमन है कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर दो कार्बन है, कौन से? जिनके बीच डबल बॉन्ड टूटा है, एक ये और एक ये। मार्कोनिकोव लगेगा कि एंटी मार्कोनिकोव? सोचिए। तो यहां लगेगा मार्कोनिकोव। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर मैंने पेरोक्साइड यूज नहीं किया। अब मार्कोनिकोव क्या कहता है कि जिन दो कार्बन में से किसी एक के पास अगर ज्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा। तो लेफ्ट और राइट देखिए, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? तो ऑफकोर्स राइट वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके पास चला जाएगा H। अब जो बचा हुआ Cl है वो वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें भी हम जो हमारी जनरल मेथड है, यानी जो पहले क्वेश्चन है पहले वो बना लेते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? वही मंत्र बोलेंगे कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। पहले क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। सोचिए मार्कोनिकोव लगेगा कि एंटी मार्कोनिकोव? तो ऑफकोर्स यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, क्योंकि यहां पर मैंने पेरोक्साइड डाला है। अब जब पेरोक्साइड आएगा तो मार्कोनिकोव नहीं, उसका उल्टा एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन में फोकस करो एक बार, एक यहां पर और एक यहां पर। किसके पास कम हाइड्रोजन है? सोचिए एक बार। तो लेफ्ट वाले के पास कम हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट वाले के पास कम हाइड्रोजन है, तो आपको बस उसी के ऊपर पूरा फोकस करना है। तो इस कंपाउंड में जो क्वेश्चन हमको प्रिंट हुआ है, अगर हम ध्यान से उसको देखें तो डबल बॉन्ड तो बन चुका है सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बन चुका है सिंगल बॉन्ड। जो हेलोजन है वो वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। हेलोजन वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां पर आ जाएगा हेलोजन। तो यहां पर आ गया हेलोजन। हाइड्रोजन कहां जाएगा? सोचिए एक बार। हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहां पर आ जाएगा H। देखिए इसके पहले जो रूल कर रहे थे मार्कोनिकोव रूल, उसमें हाइड्रोजन वहां जा रहा था जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोव में उसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट में कम हाइड्रोजन थे तो वहां H चला गया, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां पर हेलोजन चला गया, यानी ठीक मार्कोनिकोव का उल्टा। और यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 6.5। उसमें क्वेश्चन दिया है कि हेलो अल्केन्स रिएक्ट विथ KCN to form alkyl cyanide as the main product, while AgCN form isocyanide। यानी जब हेलो अल्केन रिएक्ट करते हैं KCN के साथ तो अल्काइल साइनाइड बनाते हैं,
और वही हेलो अल्केन जब एजीसीएन से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आइसोसाइनेट। बताओ क्यों? जबकि रिएक्ट तो हेलो अल्केन ही कर रहा है। तो ऐसा क्यों है कि केसीएन से रिएक्ट कर रहा है तो अल्काइल साइनेट और एजीसीएन से कर रहा है तो आइसोसाइनेट। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है। तो यहां पर हमको दोनों अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केसीएन से। तो केसीएन इज एन आयनिक कंपाउंड। केसीएन क्या एक आयनिक कंपाउंड है एंड थस डिसोसिएट टू प्रोवाइड सीएन माइनस आयन। क्योंकि जो केसीएन है वो ब्रेक होगा कैसे? के प्लस और सीएन माइनस। तो केसीएन क्या दे रहा है? सीएन माइनस के आयंस दे रहा है। इन सीएन माइनस बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। यानी बॉन्ड कार्बन से भी बना सकते हैं और नाइट्रोजन से भी, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही बनेगा। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड यानी RCN। अल्काइल साइनाइड यानी RCN। यानी यहां पर जो बॉन्ड है, पता ना, जो अल्काइल होता है वो खुद कार्बन ही होता है और ये रहा कार्बन, यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। यानी जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो अल्काइल साइनाइड यानी RCN। वैसे ही जो AgCN है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। AgCN क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड, और वो डिसोसिएट नहीं होगा, यानी डू नॉट डिसोसिएट। जैसे ऊपर जो KCN था वो तो ब्रेक हो गया था K प्लस और Cn माइनस से, तो वहां पर आपको Cn माइनस के आयंस मिल रहे थे। लेकिन जो AgCN है वो आयनिक नहीं है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वो थोड़ी ब्रेक होगा। तो एंथस डू नॉट डिसोसिएट। तो जब डिसोसिएट ही नहीं होगा तो Cn माइनस का आयंस यहां पर निकलेंगे ही नहीं। तो यहां पर जो AgCN है वो पूरा का पूरा AgCN बन के ही रहेगा। तो इन AgCN ओनली नाइट्रोजन एटम इज अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां पर कार्बन तो बीच में बिजी है, उसके ऑलरेडी सारे बॉन्ड बने हुए हैं, उसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन ही अवेलेबल है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यानी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नहीं मिल रहे, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि वही अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके पहले एक बार आगे बॉन्ड बना सकता है। तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो क्या है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड यानी RNC, यानी ये कार्बन, R यानी कार्बन, और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। देखिए अल्काइल साइनाइड यानी RCN होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड यानी RNC। और यहां हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल 6.6। इसमें पूछा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। यानी कौन सा कंपाउंड SN2 की रिएक्शन फास्ट देगा। तो आपको यहां पर SN2 का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। क्या था रिएक्टिविटी का ऑर्डर? कि जो प्राइमरी होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है और टर्शियरी की सबसे कम होती है। ये होता है SN2 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब यहां पर आपको ये दो जो कंपाउंड है, एक काम करते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। वैसे इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो A और B में से कौन सा कंपाउंड SN2 में फास्ट रिएक्ट करेगा? तो हमें यहां पर लिखना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। चलिए वो पहचानते हैं। तो याद हम कौन सा कार्बन देखते हैं? हेलोजन वाला कार्बन। तो ये हेलोजन वाला कार्बन जुड़ा हुआ एक कार्बन से, तो ये जो कंपाउंड ए है वो हमारा प्राइमरी है। अब यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड है, कंपाउंड बी, उसका हेलोजन वाला कार्बन ये है और वो जुड़ा हुआ आगे एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी। अब जिसकी प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, तो ये आंसर है हमारा। यानी जो कंपाउंड ए है वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा इन SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी लिखते हैं। तो ये रहा वो हेलोजन वाला कार्बन, ये जुड़ा हुआ एक से, तो ये प्राइमरी हुआ। ये भी हेलोजन वाला कार्बन है, यहां पर ये जुड़ा हुआ एक कार्बन से, यानी ये भी प्राइमरी है। अब यहां तो मैच टाई हो गया, दोनों ही प्राइमरी है। तो उसके लिए आपको यहां पर बॉन्ड लेंथ देखनी है। क्या देखनी है? बॉन्ड लेंथ।
कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कैसे पता चलेगा? तो एटम का साइज देखना है। अगर एटम का साइज ज्यादा है, यानी हेलोजन का अगर साइज ज्यादा है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। तो आई और सीएल में कौन सा एटम का साइज ज्यादा होता है? तो ऑफकोर्स आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर उसका साइज ज्यादा है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी ज्यादा होगा। और लंबे बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। जो लंबे बॉन्ड होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उनको तोड़ना आसान। तो अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, यानी यहां पर भी जो कंपाउंड ए है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। उसी तरह हम करेंगे एग्जाम्पल 6.7। अब यहां पर भी हमें जो क्वेश्चन है वो SN2 SN1 से ही आया है, लेकिन यहां पर हमें अरेंज करना है इन SN1 और SN2। अच्छा, दोनों के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। SN1 SN2 दोनों के ही रिएक्शन के ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें भी आपको दो क्वेश्चन पूछे हुए। पहला क्वेश्चन है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। अच्छा, मतलब क्वेश्चन भी खुद बनाओ, वाह। यहां पर आपको क्वेश्चन भी खुद बनाना है और बाद में आंसर भी खुद लिखना है। तो लिखा है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। तो पहले 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स बनाते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ब्रोमोब्यूटेन का मतलब क्या होता है? ब्रोमो यानी Br और ब्यूटेन यानी 4 कार्बन। तो एक काम करो, पर लिख दो CH3 CH2 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 Br। यानी एक बार मैंने हेलोजन लगाया पहले कार्बन पे। अब एक काम करो, CH3 CH2 CH3, अब Br लगा दो नीचे। अब हाइड्रोजन कहां पर आ गया? सेकंड कार्बन पे। CH3 CH CH2 CH3, और एक काम करो Br लगा दो यहां पर। तो हाइड्रोजन कहां पर आ गया? थर्ड कार्बन पे। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर भी जो Br है वो सेकंड कार्बन पे ही है। तो यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर वो रॉन्ग है, ऐसा कोई थर्ड पे नहीं आता है वो, क्योंकि यहाँ पर अगर लेफ्ट से देखोगे तो वापस वो कहां पर आ गया? सेकंड पे ही आ गया। तो यहाँ पर आपको लाइन से कार्बन आप लिख सकते हो एक बार और दो बार बस। अब आपको 3 कार्बन लाइन से लिखने हैं, यानी CH3 CH और CH3, और यहां पर एक कार्बन लगा दो यहां पर। उसके बाद बच गया कौन? Br बच गया। तो एक काम कीजिए, जो पहला यहां पर है ये, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो और एक वहां पर Br लगा दो। एक हाइड्रोजन कम करके वहां पर Br लगा दो। फिर वो सेम कंपाउंड लिखो, जैसे देखो अभी ये प्रैक्टिस किया था हमने थोड़ी देर पहले। ये सेम कंपाउंड लिखो। अब यहां पर आप ध्यान दो, तो ये ए टाइप था, ये ए टाइप था, ये ए टाइप था, और ये बी टाइप है। क्यों ऐसा? क्योंकि बीच वाला कार्बन बाकी सबसे जुड़ा हुआ है, तो बाकी सब इक्वल होंगे, खाली बीच वाला लगे। तो ए टाइप और बी टाइप यानी दो आइसोमर बनेंगे इसके। तो एक तो बना दिया। अब जो बी टाइप का कार्बन है उसमें से आपको हाइड्रोजन निकालना है और Br लगाना है। तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह एक Br आ गया। अब ये जो हमें कंपाउंड बने, इन कंपाउंड्स में हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लिखना है। तो हम इनका नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी, ये कंपाउंड सी और ये कंपाउंड डी। चलिए, जो पहला कंपाउंड है वो बताइए, वो प्राइमरी है। पहला कंपाउंड क्या है? प्राइमरी है। दूसरा कंपाउंड सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है। और ये कंपाउंड कैसा है? टर्शियरी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड सी, ये दोनों ही प्राइमरी है और दोनों में सेम हेलोजन है। तो यहां पर आपको देखना है इन दोनों में से ज्यादा प्राइमरी कौन सा है। अब ज्यादा प्राइमरी कैसे देखते हैं? फोकस कीजिए। हेलोजन वाला कार्बन कौन है? ये हेलोजन वाला कार्बन है। इसमें हेलोजन वाला कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। हेलोजन वाला कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, और वो भी आगे जाके एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ऑल द वे आगे भी क्या है? ये प्राइमरी है। यानी स्टार्टिंग में तो प्राइमरी है और आगे भी क्या है? प्राइमरी है।
यानी ज्यादा प्राइमरी है। लेकिन अगर कंपाउंड सी को देखो ध्यान से, तो ये यहां पर ग्रीन कार्बन बोल देता हूं, मतलब हेलोजन वाला कार्बन, ये जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। ओके, कोई बात नहीं, प्राइमरी है। लेकिन जो ये कार्बन है वो आगे जाके दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए, पहले तो प्राइमरी था, लेकिन आगे जाके क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया, तो ये थोड़ा कम प्राइमरी है। यानी जो कंपाउंड ए है वो ज्यादा प्राइमरी है और जो कंपाउंड सी है वो थोड़ा कम प्राइमरी है। अब एक काम करते हैं, पहले SN2 का ऑर्डर करेंगे, बाद में SN1 का करते हैं। चलिए, हम पहले SN2 का ऑर्डर लिखेंगे और बाद में SN1 का। अब SN2 का ऑर्डर क्या था कि प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी कम और टर्शरी सबसे कम। अब सबसे ज्यादा प्राइमरी कौन है, तो ए सबसे ज्यादा प्राइमरी है। उसके बाद उससे कम प्राइमरी कौन है, तो सी उससे थोड़ा कम प्राइमरी है, क्योंकि सी तो प्राइमरी है लेकिन थोड़ा कम प्राइमरी है। जैसे ए अगर प्राइमरी तो ज्यादा प्राइमरी और सी कम प्राइमरी। और बी कैसा है, तो बी है सेकेंडरी और डी कैसा है, टर्शरी। अब SN2 का जो ऑर्डर है ठीक उसका उल्टा क्या होता है, SN1 का ऑर्डर होता है। तो एक काम करो, जो SN2 का ऑर्डर है वही सेम टू सेम लिख दो, बस उल्टा लिख दो। यानी इसमें पहले डी पहले लिख दो, फिर बी, फिर सी और फिर ए। यानी ठीक SN2 का उल्टा होता है SN1 का ऑर्डर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमको कुछ कंपाउंड्स दिए। अब इसमें भी है तो सब कुछ सेम, कि आपको पहले पता लगाना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब बाद में उसे अरेंज करना है SN2 और SN1 के ऑर्डर में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो लिखते हैं। तो उसमें हमको दिया है C6H5 CH2Br। अब यहाँ पर C6H5 पता है ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। नेक्स्ट C6H5CH, जिसके पास एक C6H5 ये ब्रांच में और आगे एक Br है, क्योंकि हमने पहले किया था कि जहां पर भी वो ब्रैकेट लिखा हो उसका मतलब वो क्या है, ब्रांच है। नेक्स्ट C6H5CH, इस बार CH3 ब्रांच में और आगे Br। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट में तो बहुत सारे ग्रुप दिए हुए कि पहले हमको C6H5 दिया हुआ है, उसके आगे C और दो बार ब्रैकेट है, यानी दो ब्रांच आएंगी। यानी एक बार ब्रांच में CH3 भी है, फिर एक और ब्रैकेट है, तो वहां पर ब्रांच में C6H5 भी है, जिसके आगे बाद में Br है। नाम दे देते, ये कंपाउंड A, ये कंपाउंड B, ये कंपाउंड C और ये कंपाउंड D। अब सबसे पहले वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लिख देते। तो पहला कंपाउंड प्राइमरी A है, जो A है वो प्राइमरी है, क्योंकि जो हमारा ये ग्रीन कार्बन है वो बेंजीन के एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये जो ग्रीन कार्बन है वो बेंजीन बेंजीन के दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। यहां पर भी जो ये ग्रीन कार्बन है हेलोजन वाला, वो आगे जाके दो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन के एक कार्बन से जुड़ा होगा और नीचे मिथाइल के कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी क्या है, सेकेंडरी है। नेक्स्ट, जो लास्ट कार्बन है ये क्या, टर्शरी। हाँ देखो, ऊपर नीचे लेफ्ट तीन कार्बन से जुड़ा है, यानी वो कैसा है, टर्शरी। अब यहां पर फिर से प्रॉब्लम आ गई कि दो बार सेकेंडरी आ रहा है। क्या रहा है, दो बार सेकेंडरी। अब यहां पर आपको ये देखना है कि किसमें बड़ा ग्रुप है और किसमें छोटा ग्रुप है। जिसमें बड़ा ग्रुप है और किसमें छोटा ग्रुप है। जिसमें बड़ा ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी है ना कम हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। SN2 की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि याद है ना, हम पहले SN2 का ऑर्डर करते हैं और ठीक उसका उल्टा छाप देते हैं SN1 का ऑर्डर। तो SN2 का ऑर्डर क्या था कि प्राइमरी ज्यादा होते हैं, तो ऑफकोर्स ए पहले आएगा कि ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी आएगा। अब यहाँ पर दो सेकेंडरी है, अब इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो देखिए ये दोनों सेकेंडरी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर C6H5 है और यहाँ पर CH3 है। जिसमें छोटा ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कंपाउंड बी और कंपाउंड सी में जिसमें छोटा ग्रुप है उसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा। अब यहाँ पर तो पूरा बेंजीन छपा हुआ है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है, चाहे छोटा ग्रुप है, यानी जो कंपाउंड सी उसमें छोटा ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उससे कम होगी बी की रिएक्टिविटी और उससे कम होगी डी की रिएक्टिविटी, क्योंकि वो टर्शरी है। और ठीक उसका उल्टा होता है
SN1 का ऑर्डर यानी डी, बी, सी और ए। और यहां पर हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल 6.8। इसमें पूछा है आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए जो टॉपिक है वो बाकी है भी पढ़ना में, कायरल और अकायरल वाला। वो खास ये टॉपिक बचा कर रखा था सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए नीचे मैंने क्वेश्चन लिखे भी नहीं, पहली बात क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले हम इस टॉपिक यानी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या होता है कायरल एंड अकायरल। तो याद रखिए कि मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कायरल मॉलिक्यूल, एक होते हैं कायरल और एक होते हैं अकायरल। अब कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनकी एक खास बात है कि उनके अंदर एक असिमेट्रिक कार्बन होता है। उनके अंदर क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन। और जो अकायरल होता है उसके अंदर सिमेट्रिक कार्बन होता है। देखिए किसके अंदर कौन सा कार्बन होता है? कायरल के अंदर असिमेट्रिक कार्बन और अकायरल के अंदर सिमेट्रिक कार्बन। हाँ, इसको याद रखना काफी इजी है लेकिन ना, जैसे मैंने यहाँ पर कायरल बोला तो मैंने अ नहीं बोला, देखो मैंने सिर्फ कायरल बोला, अकायरल है, सिर्फ कायरल बोला। तो अगर मैं अ नहीं बोल रहा हूं तो फिर अ आपको नीचे बोलना है असिमेट्रिक। लेकिन मैं अगर अकायरल बोलूं यानी अ मैंने पहले ही बोल दिया है तो नीचे आपको अ नहीं लिखना है, सिर्फ सिमेट्रिक। यानी कायरल में असिमेट्रिक, अकायरल में सिमेट्रिक। चलिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे पता चलता है कोई मॉलिक्यूल कायरल है थ्रू असिमेट्रिक कार्बन, और कैसे पता चलता है कोई मॉलिक्यूल अकायरल है थ्रू सिमेट्रिक कार्बन। तो यहां पर उसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया है CH3 CH CH3 नीचे Cl। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपको पता लगाने के मॉलिक्यूल कायरल है कि अकायरल है, कायरल है कि अकायरल है। तो सबसे पहले हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन जो है उसको प्रॉपर शो करो, उसके चारों ग्रुप विजिबल करो। अब यहां पर जो बीच वाला कार्बन है ये जुड़ा हुआ हेलोजन से, तो इसको विजिबल करो। तो ये जो कार्बन है इसको विजिबल करना है, विजिबल यानी इसको हाईलाइट करो। तो इसके पास एक CH3 है, यहां पर राइट में भी एक CH3 है, नीचे Cl है और समझ लो ऊपर H है। तो देखिए इसके चारों बॉन्ड विजिबल है, देख लीजिए एक बार, क्या इसके चारों ग्रुप विजिबल है? तो हाँ। अब ये जो चार ग्रुप है इन पे फोकस कीजिए, क्या कोई भी एक ग्रुप रिपीट हो रहा है? देखिए क्या कोई भी एक ग्रुप क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हाँ, यहां पर ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो अगर देखिए यहां पर CH3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी ये हो गया सिमेट्रिक कार्बन। अगर कहीं पर कोई भी एक ग्रुप, चार में से अगर कोई भी एक ग्रुप दोबारा अगर रिपीट हो गया यानी वो सिमेट्रिक है। और देखिए मैंने ऊपर कराया सिमेट्रिक यानी क्या होता है? वो अकायरल। क्या होता है? अकायरल। यानी जो ये कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है वो एक अकायरल मॉलिक्यूल है। उसी तरह चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको। CH3 CH Cl CH2 CH3, ये जो मॉलिक्यूल है पता लगा एक कायरल है कि अकायरल है। तो ये जो कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा है इसे पहले हाईलाइट करते हैं। तो इसके पास नीचे एक Cl है, यहां पर CH3 है, एक बॉन्ड यहां पर है, ऊपर एक H है और बाजू में क्या है? CH2 CH3। अब इसके जो चार ग्रुप है इसे एक बार हाईलाइट करते हैं। तो ये 1 2 3 और 4। क्या यहां पर कोई एक भी ग्रुप रिपीट हो रहा है? चेक कीजिए एक बार। देखिए चारों ग्रुप अलग अलग है, चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग। यानी सिमेट्रिक नहीं बल्कि ये असिमेट्रिक है। देखिए क्या है? असिमेट्रिक। और ऊपर चार देखिए, बोलिए कि अगर असिमेट्रिक हो तो क्या होता है ऊपर? कायरल। क्या होता है? कायरल। यानी ये कायरल मॉलिक्यूल है। यानी सिमेट्रिक है तो अकायरल और असिमेट्रिक है तो कायरल। तो बस उसी तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहां पर जो हेलोजन वाला कार्बन है उस पर फोकस करो, ये वाला, यानी हेलोजन वाला कार्बन ही है। क्या इसमें चार ग्रुप आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4। हाँ, बताइए सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है? देखो चारों ग्रुप अलग अलग है, चारों ग्रुप अलग अलग यानी असिमेट्रिक, चारों ग्रुप अलग अलग यानी असिमेट्रिक, और असिमेट्रिक यानी कायरल। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो आ गया आंसर।
इसमें देखिए ग्रुप रिपीट हो गया, यानी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक यानी अकायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें देखिए OH देखना, देखिए इसमें OH वाला कार्बन ये रहा, इसमें भी OH वाला कार्बन ये रहा, इसमें 1 2 3 और एक बड़ा सा, ये बाप रे इतना बड़ा कंपाउंड ग्रुप है 4। तो ये 4 ग्रुप है। देखिए ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, देखिए तो ये असिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है, और असिमेट्रिक है तो कायरल है, असिमेट्रिक है तो कायरल है। अब बाजू में देखिए तो यहाँ पर देखिए एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम है, सेम यानी सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक यानी अकायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको ये वाले कार्बन में फोकस करना है, तो ध्यान दे तो उसमें 1 2 3 और एक पता नहीं हाइड्रोजन ऊपर आएगा 4, तो ये 4 ग्रुप है। तो देखिए चारों अलग अलग है, और अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो वो असिमेट्रिक है, और असिमेट्रिक है तो कायरल है। वैसे इसमें आपको ये कार्बन फोकस करना है, तो इसमें एक ग्रुप ये रहा, दो ग्रुप ये रहे, सॉरी एक ग्रुप ये रहा, और दो हाइड्रोजन, पता कैसे रहेंगे? अगर ये जो हाइड्रोजन मिटा दो यहाँ से दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा और एक हाइड्रोजन से नीचे रहेगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, रिपीट हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया, सेम है तो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो अकायरल है। तो ऐसे हमारा आंसर ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 6.9, उसमें पूछा है ऑल्थो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reactions। बताओ क्यों? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एक पूछा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हुआ? तो वही हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। चलिए चालू करते हैं आंसर। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution reaction। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप आते हैं। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और तीसरा होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो ऑलरेडी हमने क्लास 11 में डिस्कस कर रखा है। बस उसी में जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, अब कैसे बनता है देखिए एक बार। अब ये हमारा मान लीजिए बेंजीन के ऊपर Cl है, ये बेंजीन है, ये उसके ऊपर Cl, तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। अब यहीं पर अटैक मार रहा है E+, बताइए E+ क्या है यहाँ पर? तो E+ यहाँ पर शो करता है इलेक्ट्रोफाइल को। अब यहाँ पर होता ये है कि जो ये बेंजीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी यहाँ पर जो बेंजीन है, यहाँ पर जो बेंजीन है उसके ऊपर जो Cl है वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो ये बॉन्ड है वो खर्च हो गया E के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहां पर अगर ध्यान दे तो इस कार्बन के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी E से बॉन्ड बना दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड था, यानी बीच में जो डबल बॉन्ड था, अब था यानी मैं इसको ये बना देता हूं, ये ऐसा जो डबल बॉन्ड था अब तो ये चला गया। अब उससे फर्क किसको पड़ा? फर्क पड़ा ऊपर वाले कार्बन को, इसको फर्क पड़ेगा क्योंकि उसके अभी सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, उसको धोखा मिला। तो जो कार्बन धोखा खाता है उसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। अब ये क्या बन चुका है? थोड़ा अनस्टेबल बन गया। अब यहां पर भी जो ऊपर का Cl है वो दिखाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। तो बेचारा जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था, जो बेचारा पहले से थोड़ा सा डिस्टेबलाइज था, उसको और डिस्टेबलाइज कर देगा ऊपर का Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर। यानी Cl जब इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो वो क्या करता है? जो प्रेजेंट इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, उसे क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है, उसकी स्टेबिलिटी को घटाता है। लेकिन थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से क्या करता है? घटाता है स्टेबिलिटी। लेकिन थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट, क्लोरीन
stabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution reaction. अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करता है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज करता है किसको, इंटरमीडिएट कार्बोकेटन को, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से क्लोरीन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटन को. दिस इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. और ये जो इफेक्ट है वो कहां ज्यादा दिखता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो चलिए जब बोल रहे तो करके दिखा देते हैं कि कैसे काम करता है. तो ये लेना है मैंने बेंजीन के ऊपर Cl. ओके, बेंजीन के ऊपर Cl यानी क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl यानी क्लोरोबेंजीन, जहां पर Cl के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं. यहां पर प्लस करते हैं E प्लस, ये प्लस क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है. सेम जो E है वही इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा. किसके साथ बना लेगा बॉन्ड, बेंजीन के साथ. तो यहां पर ये बेंजीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा. यूजिंग विच इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके ऐसा करेगा, तो वो जो ऑलरेडी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनकी मदद से क्या करेगा, यहां पर ऐड हो जाएगा. तो देखिए उससे क्या फर्क पड़ गया कि बेंजीन के ऊपर Cl है और ये हमारे लोन पेयर. अब यहां पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो तो यहां खर्च हो गया E के पास, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, ये बॉन्ड वैसा का वैसा. अब इसको खाया धोखा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज. तो होगा क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट से मुझे पता है इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, लेकिन ये दिखाएगा रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे देगा. जो इसके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नीचे भेज देगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है जिसको धोखा मिला है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, उसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज. तो इसी तरह इंटरमीडिएट कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है रेजोनेंस इफेक्ट. और ये सिर्फ ऑर्थो पे नहीं, ये जो इफेक्ट है वो पैरा पे भी आपको देखने को मिलता है. तो चलिए जब दिखा देते पैरा पे. तो ये जो कंपाउंड है उसको दोबारा बनाते हैं. तो ये हमारा बेंजीन के ऊपर Cl आ गया, बेंजीन के ऊपर Cl जिसके ऊपर 3 लोन पेयर है, उसमें डाल दो E प्लस, E प्लस यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल. अब उसे हुआ क्या देखते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मान लो बॉन्ड रेजोनेंस में यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड खर्च होगा इसके पास, जो नीचे वाला बॉन्ड है वो खर्च होगा. तो उससे कितना चेंजेस आएगा देखते हैं. तो यहाँ पर ये रही बेंजीन और ये ऊपर का Cl है और ये उसके लोन पेयर. अब जो ऊपर का बॉन्ड है वो तो नीचे आएगा, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, और जो नीचे का बॉन्ड है वो यहाँ पर खर्च हो गया E के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. जो यहाँ पर बॉन्ड था, जैसे यहाँ पर बना दू, यहाँ पर बॉन्ड था वो कहाँ खर्च हो गया, वो खर्च हो गया E के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. अब E के साथ बॉन्ड तो बन गया. अब यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, अगर आप ध्यान देखोगे तो अभी भी जो पहला कार्बन है उसके अभी भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, यानी उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज. तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज. तो जो Cl है वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे दे देगा, मतलब क्या होगा कि जो लोन पेयर है वो बन गया बॉन्ड पेयर. तो थ्रू रेजोनेंस वो क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटन है उसको स्टेबलाइज कर देगा. और ये जो इफेक्ट है वो कहां देखा जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट एंड कॉजेज डीएक्टिवेशन. यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो कैसा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएक्टिवेशन. क्या होगा, रिएक्शन में डीएक्टिवेशन आएगा. लेकिन द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या करता है, पूरे इंटरमीडिएट कार्बोकेटन को डिस्टेबलाइज करता है. अब रेजोनेंस पूरे को तो नहीं बचा सकता, यानी पूरी बेंजीन रिंग को नहीं बचा सकता, लेकिन एटलीस्ट पूरी बेंजीन रिंग में से ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन है उसको बचा लेता है, और वहां पर जो डीएक्टिवेशन हो रहा है उसे थोड़ा कम कर देता है. एंड थस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. यानी रेजोनेंस की मदद से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो डीएक्टिवेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाता है. अब बाकी पोजीशन से कंपेयर करें तो ऑर्थो और पैरा पे तो थोड़ा कम डीएक्टिवेशन है, यानी ये जो दो पोजीशन है वो बाकी सब पोजीशन से थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी. यानी ये जो दो पोजीशन है बाकी सब पोजीशन से क्या होगी, थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे बॉन्ड बन जाता है.
तो यहां पर है देयरफॉर ऑर्थो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फिर भी वो क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, पूरी बेंजीन रिंग को डिस्टेबलाइज करता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है रेजोनेंस से, तो रेजोनेंस पूरी बेंजीन रिंग को बचा नहीं पाता, लेकिन एटलीस्ट ऑर्थो और पैरा सिर्फ दो पोजीशन तो बचा लेता है, यानी वहां पर जो डीएक्टिवेशन हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसे थोड़ा सा कम कर देता है, जिसकी वजह से वो जो एंड प्रोडक्ट बनता है, हम बोलते हैं ना एक बार आ गया ऑर्थो पे और एक बार आ गया पैरा पे, तो इसी तरह वो कंपाउंड बनता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट।